हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर 9 डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय ए स्मॉल प्राइवेट फर्म्स, बी बिग कॉर्पोरेट्स, सी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या फिर गवर्नमेंट। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट। और फ्री इकोनॉमी में प्राइसेस कैसे डिटरमाइंड होती है? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, Sarah runs a lemonade stall. Her decision-making process involves assessing the demand for her lemonade, pricing strategies, and maximizing her profit within the limited scope of her small business. Which level of economy does Sarah's lemonade stall represent? Macroeconomy, global economy, microeconomy या फिर national economy? देखिए, सारा जब सोचती है या डिसीजन लेती है, तो क्या वो पूरी इकोनॉमी के लिए ले रही है? नहीं, वो तो सिर्फ अपने छोटे से जो स्मॉल बिजनेस है उसके बारे में सोच रही है, राइट। एंड उसके रिगार्डिंग एक इंडिविजुअल फर्म या बिजनेस के रिगार्डिंग वो डिसीजंस बना रही है कि कैसे इन्वायरमेंट फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे एंड उसको कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो ये होता है माइक्रो इकोनॉमी। ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रो इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में सोच रही है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 3, in which economy the material means of production, that is factories, capital, mines, etc., are owned by the whole community represented by the state? Socialist economy, capitalist economy, mixed economy या फिर communist economy? देखिए, ये आंसर है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट, राइट। अब देखिए, यहाँ पे कम्युनिस्ट भी आंसर हो सकता था, बट सोशलिस्ट ही बेटर आंसर है, क्योंकि कम्युनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी ओनली। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो एक्सट्रीम फॉर्म है ना, उसे हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में ना, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में स्टेट्स भी नहीं होती, देयर इज इवन नो स्टेट। एक स्टेटलेस सोसाइटी यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि कलेक्टिवली लोग ओन करेंगे और एक स्टेट जैसे कि गवर्नमेंट भी बनाने की जरूरत नहीं है। देयर विल ओनली बी अ पीपल्स प्लेस, पीपल्स कम्युनिटी। ठीक है, तो इस तरह का एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को कम्युनिज्म हम कहते हैं। और हमारी बुक में हम कम्युनिज्म एज अ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते भी नहीं, हम सिर्फ ये तीन ही कम्युनिटीज के बारे में, तीन ही टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो आंसर होगा यहाँ पे हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। Question number 4, which of the following is related with the total arrangements for the production and distribution of goods and services in a society? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक चॉइस, इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? देखिए, इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं ना, एक पूरा सिस्टम जिसमें कि सारे अरेंजमेंट्स हो कि कैसे प्रोडक्शन हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम होता है। Question number 5, business economics is basically concerned with applied economics, managerial economics, microeconomics या फिर macro? देखिए, business economics is basically concerned with microeconomics, क्योंकि यहाँ पे हम individual businesses को सिखा रहे हैं कि वो अपने business से related decision कैसे बनाए, right? So ये micro level पे आता है, क्योंकि यहाँ पे individual की बात हो रही है, ठीक है, individual business की। अब business economics ना, it is a part of applied economics. It is not concerned with applied economics, but it is a part, ठीक है। And it is also called managerial economics. But अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि it is basically concerned with what, तो फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर देंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो फिर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को सही आंसर बताते। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ पूछा होता, तो फिर हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स को सही बताते। अब यहाँ पे बेसिकली कंसर्न पूछा है, तो बेसिकली कंसर्न का आंसर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। Question number 6, suppose the price elasticity of demand for a firm for its product is minus 1.2. If the price of the product is increased by 5%, then it is most probable that A, both total revenue and profit would increase,
both total revenue and profit would decrease, total revenue would decrease but profit may increase, या total revenue would increase but profit may decrease। देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी हमें कितना दिया हुआ है, -1.2, राइट, यानी कि इट इज ग्रेटर देन 1, राइट। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि ये इलास्टिक डिमांड का केस है, राइट। एंड इलास्टिक डिमांड के केस में इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस तो टोटल रेवेन्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, राइट, क्योंकि इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस एंड जो टोटल रेवेन्यू है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस देन देयर विल बी डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू तो डिक्रीज होगा, हमें पता चल गया। अब प्रॉफिट का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट ना सिर्फ प्राइस में डिपेंड नहीं करती, राइट। प्रॉफिट के लिए बहुत सारे अदर कंसिडरेशंस भी हमें देखना पड़ता है कि कॉस्ट क्या है, राइट, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट का हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ टोटल रेवेन्यू बता सकते हैं बिकॉज टोटल रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू तो डिक्रीज होगा, वी नो, बट प्रॉफिट हमें नहीं पता, प्रॉफिट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, सो प्रॉफिट में इंक्रीज, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ना कई बच्चों को लगता है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ वुड डिक्रीज। देखिए रेवेन्यू डिक्रीज तो हम कह सकते हैं, रेवेन्यू विल डिक्रीज, लेकिन प्रॉफिट विल आल्सो डिक्रीज ये सर्टन नहीं है। प्रॉफिट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वी डू नॉट नो, ठीक है। सो यहाँ पे इतने सर्टनिटी से हम प्रॉफिट विल डिक्रीज नहीं बोल सकते। सो इसलिए ये मे वाला जो आंसर है ना यही हमारे लिए करेक्ट होगा कि प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, हमें नहीं पता प्रॉफिट का, वी कैन ओनली से दैट टोटल रेवेन्यू वुड डिक्रीज। Question number 7. The demand function of a product X in kg is expressed as Q is equals to 1000 minus 50p, where Q is the quantity demanded and P is the price of the product. तो देखिए यहाँ पे डिमांड ना हमें एक फंक्शन, एक इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, राइट। अब देखिए when the price of X is 10 per kg its price elasticity will be, तो प्राइस भी हमें यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से सॉल्व करना होगा, जहाँ पे भी ऐसे डिमांड का फंक्शन दिया जाएगा सो वी विल यूज द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, राइट। तो देखिए आप पॉइंट इलास्टिसिटी से मेथड से इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इनटू पी बाई क्यू, राइट। अब देखिए P तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इट इज ₹10 पर kg, राइट, एंड Q भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, है ना। सो Q विल बी इक्वल्स टू 1000 माइनस 50p, so that will be 1000 minus 50 into 10, so this will be 1000 minus 500, so answer is 500। तो देखिए Q भी हमने निकाल लिया, P भी निकाल लिया, अब हमें dQ by dP चाहिए। देखिए dQ by dP means the derivative of quantity with respect to price। पॉइंट मेथड में हम डेरिवेटिव इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम बहुत ही स्मॉल चेंज, प्राइस में बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए क्वांटिटी डिमांड का चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। और स्मॉल चेंज निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यूज करना होता है। तो चलिए अब dQ by dP हम डेरिवेटिव के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसकी जगह ना हम Q की जगह Q का इक्वेशन डाल देते हैं 1000 माइनस 50p डिवाइडेड बाय dp, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए डेरिवेटिव्स के भी अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ना पहले तो हम इसको चलो सेग्रीगेट कर देते हैं, d1000 बाय dp माइनस d50p बाय dp, ठीक है। अब डेरिवेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग ना कोई भी एक जो नेचुरल होल नंबर है ना इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। सो ये वाला जो आपका पोर्शन है इसका आंसर होगा 0। अब सेकेंड पोर्शन देखिए माइनस 50 को हम बाहर निकाल देते हैं, फिर dp बाई dp यहाँ पे हो जाएगा, dp dp कैंसिल हो जाएगा, तो 0 माइनस 50, सो आंसर विल बी माइनस 50, ठीक है। सो dq बाई dp कितना आया, माइनस 50। देखिए अगर आपको डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला नहीं पता और आपको इस तरह से सॉल्व करना नहीं आता तो इजी तरीका क्या है पता है, जो ये इक्वेशन में ना p के जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे यहाँ पे माइनस 50 है,
तो यही -50 विल बी योर dq/dp। देख सारे इक्वेशन में ऐसा ही होगा, ठीक है। p के साथ जो कोफिशिएंट है विथ द साइन ऑल्सो -50, यहाँ पे dq/dp होगा, ठीक है। तो सारा चीज हमारे पास आ गया, तो इलास्टिसिटी हम निकाल लेते हैं। dq/dp is -50 into original price is your 10 divided by original quantity हमने निकाला था 500, right? So देखिए 50 10 जा 500, 10 1 जा 10, so answer will be -1। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए -1। Question number 8. With respect to the properties of the indifference curve, which of the following statement is false? A. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction. ये तो true है, right? Indifference curve is negatively sloped line. ये भी true है. Intersecting point of two indifference curves represents the highest level of satisfaction. ये गलत है क्योंकि two indifference curve कभी भी intersect नहीं कर सकते, right? So this is the incorrect, false statement. ऑप्शन डी क्या कहता है, देखिए एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी वुड बी आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9. The price of a commodity is 10 per unit. At this price, quantity supplied is 500 units. Price elasticity of supply for the commodity is 1.25. At what price the quantity supplied should be 20% more? तो देखिए यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है 1.25, राइट। एंड देखिए हमें ओरिजिनल प्राइस भी दिया हुआ है, ओरिजिनल क्वांटिटी भी दी हुई है, एंड हमें कहा गया है कि क्वांटिटी सप्लाई 20% से इंक्रीज होगा। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 20%। अब क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन विल क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, इफ द प्राइस इंक्रीजेस, राइट। और वही हमें यहाँ पे निकालना है कि एट व्हाट प्राइस, ये प्राइस कौन सा होगा, व्हाट विल बी द P2 जिसके वजह से 20% इंक्रीज आया है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी है 1.25 and percentage change in quantity supplied we know is 20%. So what will be the percentage change in price? तो देखिए 20 divided by 1.25, so this will give us 16%. तो देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा निकल गया कि 16% से प्राइस इंक्रीज हुआ है, तब जाके हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई है, राइट। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना था, ₹10, तो इसमें 16% ऐड कर दो, सो P2 विल बी ₹10 प्लस 16% ऑफ ₹10, ठीक है। सो दिस विल गिव अस 11.60. So answer would be option B, 11.60. Question number 10. Mr. X and Mr. Y are rich rivals, and in a party, Mr. X wears an expensive dress, and on seeing it, Mr. Y, who also has the same dress, decided to reject the use of the same dress further. Rather, Mr. Y will try to use an even more expensive one. Which effect affects Mr. Y? Bandwagon effect, demonstration effect, snob effect या फिर Veblen effect? देखिए हुआ क्या है, एक ड्रेस है, ठीक है, जो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों के पास है। अब जब मिस्टर वाई को पता चलता है कि मिस्टर एक्स के पास यही ड्रेस है, तो मिस्टर वाई ये ड्रेस को रिजेक्ट कर देता है, वो ये ड्रेस को नहीं पहनेगा, राइट। तो ये होता है आपका स्नॉब इफेक्ट, जहाँ पे जब चीज़ें कॉमन हो जाती है, कोई और उसे यूज कर रहा है तो आप उसे यूज नहीं करते, उसको डिस्कार्ड कर देते हो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है स्नॉब इफेक्ट। अब कई बच्चों को लगता है कि इसका वेवलेन आंसर भी तो हो सकता था, क्योंकि एक्सपेंसिव ड्रेस है और मिस्टर वाई कह रहा है कि अब मैं इवन मोर एक्सपेंसिव खरीदूंगा। देखिए क्या है ना कि ये जो सिचुएशन है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे मिस्टर वाई ने रिजेक्ट कर दिया ड्रेस।
इसलिए नहीं रिजेक्ट किया कि वो सस्ता था महंगा था, इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मिस्टर एक्स के पास भी सेम ड्रेस है। तो ये क्लियरली स्नॉब इफेक्ट को ही यहाँ पे दर्शा रहा है। वेवलेन इफेक्ट तब होता जब एक गुड की प्राइस बढ़ रही होती और आप फिर भी उसको खरीदना चाहते टू इंक्रीज योर प्रेस्टीज, सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए। अगर उस तरीके का डिस्क्रिप्शन होता तो हम वेवलेन कहते। यहाँ पे तो क्लियरली रिजेक्ट करने का डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट? सो करेक्ट आंसर इज स्नॉब इफेक्ट। Question number 11. If the income elasticity of a specific types of good is greater than 1, what does it suggest about the good? It is an inferior good, normal good, necessity good या फिर luxury goods। देखिए कौन से गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है? लग्जरी गुड्स के केस में, राइट? तो क्लियरली यहाँ पे आंसर है इट इज अ लग्जरी गुड्स। Question number 12. An increase in consumer surplus is likely to occur when A. There is rise in price of goods, there is fall in price of goods, demand decreases या supply increases। देखिए कंज्यूमर सरप्लस हम कैसे निकालते हैं? What a consumer is willing to pay minus what is the price of the goods। तो ये कंज्यूमर सरप्लस कब इंक्रीज होगा? when the price decreases, right? So answer होगा when there is a fall in the price of goods। देखिए डिमांड का या सप्लाई का इंक्रीज डिक्रीज होने से कंज्यूमर सरप्लस का लेना नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस में हम सिर्फ what he is willing to pay and what is the actual price, ये दो चीजें कंसिडर करते हैं, ठीक है? So correct answer is option B। Question number 13. Which tool does the ordinal utility approach use to analyze consumer behavior and is based on consumer preference? Indifference curve analysis, law of diminishing marginal utility, elasticity of demand या फिर consumer surplus। देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस ये दोनों ही ना कार्डिनल अप्रोच में बेस्ड है, जहाँ पे हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आता है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम देखते हैं कि हम कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेसिस में कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करते हैं, राइट? कि अ कंज्यूमर प्रेफर्स अ सर्टेन बंडल ओवर द अदर और नॉट, है ना? सो इससे यहाँ पे क्लियरली हमारा आंसर है ए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 14. द प्राइस ऑफ 1 kg of tea is price of coffee rises from ₹50। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये पार्ट को हटा दीजिए, ठीक है? द प्राइस ऑफ 1 kg of tea is ₹50। At this price 10 kg of tea is demanded। If the देखिए अब यहाँ पे ना ये जो पार्ट है यह यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? If the price of coffee rises from ₹30 to ₹40 per kg, the quantity demanded of tea rises from 10 kg to 15 kg. What will be the cross price elasticity of tea? तो देखिए यहाँ पे टी का डिमांड क्या हुआ है? 10 kg से 15 kg में राइज हुआ है, राइट? सो देखिए टी का ओरिजिनल डिमांड D1 is 10 kg and D2 the change in demand is 15 kg, right? क्वांटिटी डिमांडेड लिख देते हैं, ओके। एंड कॉफी की प्राइस कितने से इंक्रीज हुई है? देखिए कॉफी की ओरिजिनल प्राइस 330 एंड इंक्रीज हुई है टू 40। तो हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन है, हम क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, राइट? सो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? हाउ डू वी कैलकुलेट द क्रॉस इलास्टिसिटी? इट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड 40, right? Quantity demanded 40 divided by percentage change in price of coffee, है ना? तो देखिए अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर टी कैसे निकालेंगे? देखिए that will be 15 minus 10 divided by 10. This will give us percentage change in demand, right? Percentage change in price कैसे निकालेंगे? देखिए न्यू प्राइस 40, पहले का प्राइस था 30, so change divided by original price, so this will give us the answer 1.5। और ये पॉजिटिव 1.5 होगा क्योंकि देखिए टी की भी डिमांड इंक्रीज हुई है, कॉफी की भी प्राइस इंक्रीज हुई है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो आंसर हमारा पॉजिटिव हो, ठीक है? सो आंसर इज बी, पॉजिटिव 1.5। क्वेश्चन नंबर 15.
If change in quantity demanded is 60% and change in advertisement expenditure is 20%, then what will be the advertisement elasticity? ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हम कैसे निकालेंगे? इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, right? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in advertisement expenditure. So that will be 60% divided by 20%. So this will give us answer 3. So correct answer is A. Question number 16. At higher level of output, average total cost curve and average variable cost curve come closer because average fixed cost remains constant, average variable cost remains constant, average fixed cost accounts for relatively smaller percentage of average total cost, या फिर average variable cost accounts for relatively smaller percentage of average total cost. देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हमें पता है, राइट? अब जब आप ना हायर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आपने बहुत सारे आउटपुट प्रोड्यूस कर दिए, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली कम होता जाता है, राइट? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देखिए इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट, है ना? तो जब आपने बहुत ही ज़्यादा हाई आउटपुट, बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया है, तो मतलब आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अब बहुत ही कम हो गया है. सो इट विल बिकम वेरी स्मॉल, इट विल ऑक्यूपाई अ वेरी स्मॉल पार्ट हियर, ठीक है? तो जो ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई करता है एवरेज टोटल कॉस्ट का, दैट विल बी योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो इट विल अकाउंट फॉर द हायर पार्ट, ठीक है? सो ये मेजॉरिटी पोर्शन एवरेज टोटल कॉस्ट का विल बी average variable cost and average fixed cost will occupy a very small part. तो इसी वजह से आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ना, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह दिखने लग जाएगा, ठीक है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इट अकाउंट्स फॉर अ रिलेटिवली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट. इसी के वजह से जो टोटल कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही दिखने लग जाएगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट विल ऑक्यूपाई द हायर पार्ट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है? फॉर इंस्टेंस अगर एवरेज टोटल कॉस्ट लेट्स से 50 है, तो शायद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ओनली 5 एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 45. तो देखिए ये इतना ज़्यादा हाई ऑक्यूपाई कर रहा है, हाई स्पेस, कि जो ये एवरेज टोटल कॉस्ट है इट विल लुक लाइक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, और फिक्स कॉस्ट तो इतना छोटा है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई. Question number 70. A firm produces 5 units of output at an average fixed cost of 4 per unit. For production of 10 units of output, average cost is 7 per unit. Average variable cost for producing 10 units of output is, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. पहले तो फर्म ने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किया एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना था? 4 पर यूनिट. देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 पर यूनिट्स, राइट? एंड कितने यूनिट्स इसने प्रोड्यूस किया? 5. तो देखिए इससे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं ना. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू यूनिट्स. सो 4 into 5 दिस विल गिव अस ₹20, ठीक है? अब सेकेंड लाइन में देखिए 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया एंड एवरेज कॉस्ट इज 7 पर यूनिट. एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट इज ₹7 पर यूनिट, राइट? एंड कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया इसने? 10. तो देखिए इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट? एवरेज इनटू यूनिट्स विल गिव अस टोटल कॉस्ट, है ना? सो 7 into 10 दैट इज ₹70. तो देखिए हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया. तो क्या हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस, that will be total cost minus total fixed cost, right? So 70 minus 20, so 50 is our total variable cost. लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है फॉर 10 यूनिट्स. तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 50 and units, number of units is 10, right? So average variable cost कितना होगा? 50 divided by 10, so that will give us the answer 5. So correct answer होगा यहाँ पे B, ₹5. Question number 18. How is production in the economic sense distinguished from non-market activities performed within a household? तो देखिए प्रोडक्शन एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? Involvement of love and affection, exchange in the market,
वॉलंटरी नेचर ऑफ द एक्टिविटी या फिर इनटेंजिबल आउटपुट्स। देखिए प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने का मेन जरिया होता है टू सी इफ इट इज एक्सचेंज्ड इन द मार्केट और नॉट। अगर मार्केट में एक्सचेंज हो रहा है वो चीज, वो प्रोडक्ट या सर्विस, तो हम उसे प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक सेंस कहेंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। Okay, now use the following information to answer question 19 and 20. तो देखिए यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, आवर्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ फिगर्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड आवर ऑफ लेबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड आवर ऑफ लेबर है, तो सेकेंड आवर में टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है 50, राइट। एंड देखिए हमारे पास फर्स्ट आवर का भी टोटल प्रोडक्ट है, दैट इज 20। तो सेकेंड आवर का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, सिंपली 50 माइनस 20, सो दैट विल गिव अस 30। सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड आवर ऑफ लेबर इज 30। नाउ सेम डेटा से हमें क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व करना है। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट फॉर द थर्ड आवर ऑफ लेबर। तो देखिए थर्ड आवर यहाँ पे है, थर्ड आवर का टोटल प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तो देखिए एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा, इट इज सिंपली टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स, है ना। सो दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल गिव अस द आंसर 30। तो अगेन यहाँ पे भी आंसर है 30। Question number 21. When does the law of variable proportion or the law of diminishing returns become relevant? In the long run, in the short run, in both short and long run, only when all factors are variable. देखिए law of variable proportion या law of diminishing returns ये short run के लिए होते हैं, right? ये short run में काम करते हैं। variable proportion का मतलब ही यही है कि जो आपका input है उसमें सर्टन इनपुट, जैसे कि आपकी कैपिटल हो गया, राइट, ये तो फिक्स रहेगा, एंड जो सिर्फ वेरिएबल इनपुट है आप सिर्फ उसी को चेंज करोगे, राइट, यू विल चेंज द वेरिएबल इनपुट ओनली। इसलिए प्रोपोर्शन यहाँ पे चेंज होगा आपका इनपुट का, है ना। अब लॉन्ग रन में तो आप कैपिटल भी चेंज कर सकते हो, आप वेरिएबल इनपुट्स भी चेंज कर सकते हो, है ना, फिक्स एंड वेरिएबल दोनों ही चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पे तो स्केल इंक्रीज होगा आपका, है ना, देयर विल बी इंक्रीज या डिक्रीज इन स्केल। सो दैट्स व्हाई वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब इट इज इन द शॉर्ट रन ओनली। Question number 22. What is the primary characteristic of decreasing returns to scale? Total output increases at an increasing rate. ये तो increasing returns है, right? Total output increases but at a decreasing rate. This is called decreasing returns to scale, right? बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। Total output remains constant, ये constant return हो जाता है, and total output decreases, नहीं ये नहीं होता। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट, राइट। इनपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट कम, सो इट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 23. What term is used to describe costs that remain fixed over a certain range of output but suddenly jump to a new higher level when output goes beyond a given limit? Variable cost, semi-variable cost, stair-shaped variable cost या फिर sunk cost। देखिए आंसर इज stair-shaped variable cost, राइट। stair-shaped में क्या होता है कि आपका ना जो कॉस्ट है वो तो फिक्स रहता है अप टू अ सर्टेन आउटपुट, लेकिन जैसे आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ना, कॉस्ट विल सडनली जंप लाइक दिस, ठीक है। और अगेन फॉर दिस लेवल आउटपुट अगेन इट विल रिमेन फिक्स्ड, फिर जब न्यू आउटपुट आएगा अगेन इट विल जंप, फिर अगेन इट विल रिमेन फिक्स्ड, फिर जंप, फिर रिमेन फिक्स्ड। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेयर जैसा यहाँ पे शेप बन जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज स्टेयर शेप वेरिएबल कॉस्ट। Question number 24. Which of the following expenses is included in the cost of production and termed as accounting cost? A. Wages paid to workers employed in the factory. हाँ, ये प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट ऑल्सो। सो ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखिए इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं एंड प्रोडक्शन कॉस्ट में इसको हम इंक्लूड नहीं करते, इट इज ट्रीटेड डिफरेंटली। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग, ये आपका सेलिंग कॉस्ट होता है, नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। एंड कॉमन कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऐसे कॉस्ट को ना हम ओवरहेड्स कहते हैं, राइट। एंड इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू अ सर्टन प्रोडक्ट, है ना। तो इसको भी अगेन हम सर्टन
प्रोडक्ट में लिंक करके उसका प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बना सकते, इट इज ट्रीटेड डिफरेंटली एज ओवरहेड्स, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, what will be the total amount of sunk cost on the basis of the following information? फ्यूल दिया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेंट, वेज एंड एडवर्टीजमेंट। अब इनमें से संक कॉस्ट कौन सा है? देखिए संक कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इज ऑलरेडी इंकर्ड, ठीक है, इट इज ऑलरेडी इंकर्ड और इसको हम दोबारा से अब रिकवर नहीं कर सकते, चला गया, ठीक है। अब देखिए फ्यूल एंड पावर क्या है कि आप प्रोडक्शन करते जाओगे तो फ्यूल एंड पावर तो आपका और खर्चा होता जाएगा, राइट। सो ये तो एक रिकरिंग कॉस्ट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपने पास्ट में कर दिया और अब आगे नहीं करना, अब खत्म हो गया, नहीं। ये तो जैसे आप प्रोडक्शन करते जाओगे यू विल नीड मोर फ्यूल एंड पावर, है ना। अब देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, ये एक वन टाइम आप कॉस्ट लगाते हो बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, है ना। आपने लगा दिया, अब आप इसको रिकवर भी नहीं कर सकते, ये संक हो गया। सो यस इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द संक कॉस्ट, ठीक है। तो 150 को हम यहाँ पे ले रहे हैं। रेंट इज योर वेरिएबल, एवरी मंथ जैसे आप प्रोडक्शन करोगे आप पे करते जाओगे। वेजेस इज ऑल्सो वेरिएबल, है ना। अब एडवर्टीजमेंट भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है ना, आपने लगा दिया, एक बार लगा दिया, राइट। अब इसको आप रिकवर नहीं कर सकते और दोबारा से सेम एडवर्टीजमेंट में आप नहीं लगाओगे, है ना। एडवर्टीजमेंट भी बनाओगे तो नया बनाओगे, नया लगाओगे। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर संक कॉस्ट, लगा दिया, हिस्टोरिक हो गया एंड अब यू कैन नॉट रिकवर इट, राइट। So this will be your total sunk cost 155, ठीक है। So correct answer is B, 155. Question number 26. The supply curve of a perfectly competitive firm in the short run is the portion of the marginal cost curve which lies below the minimum point of average variable cost curve, the portion of the marginal cost curve which lies above the minimum point of the average variable cost curve, the portion of the average cost curve which lies below the minimum point of the average variable cost curve, या that part of the average cost curve which lies above the marginal cost curve. देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में शॉर्ट रन में जो सप्लाई कर्व है ना, इट इज गिवन बाय योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जहां जहां आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व प्राइस लाइन को कट करेगा ना, दैट विल बी द क्वांटिटी सप्लाई। क्योंकि देखिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, राइट। एंड परफेक्टली कॉम्पिटिशन में एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस, राइट। तो एम सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू प्राइस इस नाते से, है ना। तो जहां जहां ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व प्राइस को कट करता जाएगा ना, this will give us the equilibrium quantity. अब देखिए लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाइड होने के लिए ना, it has to lie above the minimum point of average variable cost. average variable cost से तो ज्यादा होनी चाहिए आपकी marginal cost, क्योंकि अगर आपकी प्राइस या फिर marginal cost, क्योंकि अगर आपकी प्राइस जो है it is not even covering your average variable cost, तो तब तो शट डाउन करना ही बेटर है ना। if price is lower than average variable cost, फिर आप क्यों सप्लाई कर रहे हो, राइट, शट डाउन कर दो। सो एटलीस्ट जो ये आपका quantity supplied equilibrium quantity है, it has to be above the minimum average variable cost curve, right. So that's why हम वो portion of marginal cost curve लेते हैं which is above the minimum point of the average variable cost curve, ठीक है। So correct answer is option B. Question number 27. Three major smartphone manufacturers, Alphatech, Beta Mobile, and Gamma Gadgets, dominate the smartphone market. These companies are in constant competition for market share and innovation. Which type of market structure has been considered in this scenario? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 3 प्लेयर्स है ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। तो लेस देन 10 फर्म्स, अगर अ फ्यू फर्म्स यूजुअली लेस देन 10 इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं तो उसे हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं, राइट। मोनोपोली नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिर्फ एक होता है। एंड कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो, मेनी सेलर्स होनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, सो दैट्स व्हाई आंसर वुड बी ओलिगोपोली। Question number 28. If marginal revenue MR for unit 1 is 10, unit 2 is 5 and unit 3 is 3, then what will be the amount of total revenue? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल रेवेन्यूज। सो देखिए यूनिट 1 का 10 हो गया, यूनिट 2 का 5 प्लस यूनिट 3 का 3। सो दिस सम टोटल विल गिव अस टोटल रेवेन्यू, सो दिस इज 80, राइट।
So correct answer is option C, 80. Question number 29. Which market covers a wide area such as a few adjacent cities, part of states or a cluster of states? रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट या फिर लोकल मार्केट. तो ये रीजनल मार्केट को डिस्क्राइब करता है, राइट. लोकल से ज्यादा है क्योंकि इट कवर्स अ फ्यू स्टेट्स, और नेशनल से कम है क्योंकि पूरी कंट्री को नहीं कवर करता. सो करेक्ट आंसर इज रीजनल. Question number 30. When should a competitive firm consider shutting down its operation? When the price is above the total variable cost, when the price is below the average variable cost, when price is equal to total revenue, या फिर when price is constant. देखिए शट डाउन कब करना चाहिए? जब आपकी जो प्राइस है वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहा है ना. सो व्हेन प्राइस इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. Question number 31. What happens to the equilibrium price when there is a decrease in supply with no change in demand? A. Equilibrium price goes down, equilibrium price remains constant, equilibrium price goes up या फिर equilibrium quantity increases. तो देखिए फिगर बना के ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया. दिस इज द इक्विलिब्रियम, राइट. ये सप्लाई, ये डिमांड, ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज इन सप्लाई. अब सप्लाई में डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व विल मूव टू द लेफ्ट, राइट. तो ये सप्लाई कर्व आपका हो गया है ना. तो लेफ्ट का मतलब यहाँ पे ऐसे मूव करेगा. सो दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम E1, ठीक है. अब देखिए पहले प्राइस वाज दिस मच, राइट. अब न्यू इक्विलिब्रियम में प्राइस इज दिस मच, ठीक है. तो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज. सो इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो अप. Question number 32. In the case of demand decreasing and supply increasing, what is the expected impact on equilibrium price? Equilibrium price rises, equilibrium price falls, equilibrium price remains constant या फिर equilibrium price remains uncertain. देखिए जब डिमांड डिक्रीज होता है तो प्राइस में प्रेशर कहाँ कैसा आता है? देयर विल बी अ डाउनवर्ड प्रेशर, राइट. किसी भी चीज की डिमांड डिक्रीज हुई है तो उसकी प्राइस भी डिक्रीज होगी क्योंकि उसकी भाव कम हो रही है ना. सिमिलरली अगर किसी चीज की सप्लाई इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा ये चीज अवेलेबल होगा मार्केट में, तो अगेन इस केस में भी प्राइस डिक्रीज ही होगी, राइट. क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में है, जितना हमें चाहिए भी नहीं, जितना डिमांड भी नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी में है. तो ये एक्सेस सेल करने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा, राइट. सो दोनों ही केस में देखिए प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज. सो अगर दोनों साथ में आप कंबाइन कर दो तो प्राइस डिक्रीज ही होगा, है ना. सो इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल. Question number 33. In Ricardo's view, what does exchange value represent? The cost of production of a commodity, the subjective preferences of individuals, power in exchange over purchasable commodities in general, या फिर quantity of labor embodied in a commodity. देखिए रिकार्डो की जो व्यू है एक्सचेंज वैल्यू की डेफिनेशन है, इट इज पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल. ये डेफिनेशन हमें चैप्टर 4 यूनिट 1 में दिया हुआ है. यहाँ पे रिकार्डो डिफाइंस एक्सचेंज वैल्यू एज करके पूरा डेफिनेशन ही दिया हुआ है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. Question number 34. Talcum powder market is an example of which of the following market? Collusive oligopoly, imperfect oligopoly, open oligopoly या फिर close oligopoly. देखिए टैल्कम पाउडर ना इट इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि हर टैल्कम पाउडर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फीचर होगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग होगा, खुशबू अलग होगी, फील अलग होगा, राइट. सो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स या मार्केट जहाँ पे ओलिगोपोली तो है लेकिन प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, हल्का हल्का फर्क है, तो उसको हम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं, है ना. अगर बिल्कुल आइडेंटिकल होता प्रोडक्ट्स तो हम उसे परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन बी. Question number 35. A software company engages in price discrimination for its product. The company identifies different market segments and charges different prices based on perceived differences in willingness to pay. This is possible under which situation? Monopolistic competition, monopoly, perfect competition या oligopoly competition. देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे होता है? Where in which market form is it possible? It is possible in monopoly, right? So correct answer would be option B. हालांकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, बट मेजरली जो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं वो मोनोपोली में
देखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। Question number 36. According to the kinked demand curve hypothesis, why does the demand curve facing an oligopolist have a kink at the prevailing price level? देखिए kink क्यों होता है? Is it to create confusion among competitors? No. To make the demand curve visually interesting, क्या demand curve को सुंदर बनाने के लिए किया गया है? नहीं. Is it a graphical error? क्या वो error है? नहीं. क्यों करा गया है? क्यों किंक होता क्यों है? क्योंकि जो सेगमेंट अबव द प्राइस है इट इज हाईली इलास्टिक एंड बिलो इट इज इनइलास्टिक, तभी तो ये किंक ऐसे किंक बनता है, राइट। यानी कि किंक के ऊपर का भाग इट इज इलास्टिक एंड नीचे का इनइलास्टिक, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 37. A market structure in which there is only a single buyer and a single seller is known as monopoly, bilateral monopoly, oligopoly या duopoly। देखिए बायर भी सिंगल है, सेलर भी सिंगल है, तो दोनों तरफ से मोनोपोली है, तो ऐसे मोनोपोली को हम कहते हैं बाइलैटरल मोनोपोली। Question number 38. Monopolistic competition is characterized by many sellers selling identical products to many buyers, many sellers selling differentiated products to many buyers, few sellers selling identical products to many buyers, या few sellers selling competing products to selective buyers। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जब भी हम कंपटीशन कहते हैं तो मेनी बायर मेनी सेलर तो है ही, राइट। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंशिएटेड। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, मेनी सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स। Question number 39. Condition for equilibrium of firm under perfect competition, where marginal revenue is equal to marginal cost, where average revenue is equal to average cost, marginal cost curve cuts MR curve from below, या where MR यहाँ पे is equals to है, ठीक है, MR is equals to MC and MC curve cuts MR from below। So correct answer option D है, right। Dual condition होता है equilibrium का under monopoly। First is your MC should be equal to MR and दूसरा should be MC should cut MR from below। तो दोनों ही कंडीशन ऑप्शन डी में बताया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 40. A market structure in which all firms individually are price takers is known as monopolistic competition, monopoly, perfect competition या फिर oligopoly। देखिए प्राइस टेकर्स कहाँ पे होते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 41. The ratio between nominal GDP and real GDP is known as inflation rate, gross domestic product deflator, gross national product या फिर net national product। देखिए नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, इन दोनों का रेशियो को हम क्या कहते हैं? हम इसे डिफ्लेटर कहते हैं, राइट। जीडीपी डिफ्लेटर इसका नाम है। Question number 42. If the GDP deflator of a country in the year 2020 is 140.75 and in the year 2021 is 157.33, then what is the inflation rate in 2021? देखिए इन्फ्लेशन रेट हम कैसे निकाल सकते हैं जब दो ईयर का हमें डिफ्लेटर दिया हुआ है। तो डिफ्लेटर फॉर ईयर 2 माइनस डिफ्लेटर फॉर ईयर 1 डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर फॉर ईयर 1 इंटू 100%, इस तरह से हम इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईयर 2 का कितना है? 157.33 माइनस 140.75 डिवाइडेड बाय 140.75 इंटू 100%। तो इसका आंसर आप निकालिए, आंसर आएगा 11.78%। सो दिस विल बी योर इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है 11.7। पता नहीं यहाँ पे ना ये क्वेश्चंस में ये ऑप्शन उल्टा क्यों दे रखा है, थर्ड को बी बोला है, सेकंड को सी बोला है। सो एनीवे करेक्ट आंसर वुड बी 11.78, ठीक है। Question number 43. If the GDP at market price is rupees 6700 crores and depreciation is rupees 530 crores, then what will be the net domestic product at market price? तो हमें GDP से net domestic product में convert करना है। Gross से net में convert करने के लिए क्या करना पड़ता है? Depreciation को subtract करना पड़ता है। तो very easy question, simply 6700 minus 530 कर दो। So this will give you 6170. So this is your net domestic product. Correct answer is option B. Question number 44. Suppose the consumption of an economy is given by
C is equals to 30 plus 0.5y and investment I is equals to 12 plus 0.15y. What will be the equilibrium level of national income? तो देखिए वेरी इजी, इक्विलिब्रियम विल बी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन की वैल्यू डाल दो प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। सो सारे y को एक जगह कर लेते हैं, y minus 0.5y minus 0.15y will be equal to 30 plus 12 or this will give you 0.35y will be equal to 42 or y is equals to 42 divided by 0.35, so this will give us 120. So correct answer is A, 120. Question number 45. Which of the following refers to the mixed income of self-employed? Combined factor payments which are not distinguishable, wages due to non-economic activities, net profit received by self-employed या आउटसाइड वेजेस रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए मिक्स्ड इनकम हम उस कंबाइंड इनकम को कहते हैं विच इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, राइट, क्योंकि हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे बिटवीन लेबर एंड कैपिटल कि कौन सा कैपिटल से आया कौन सा लेबर से इनकम, सो दैट्स वाई इसको हम मिक्स्ड एक कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46. What does disposable personal income DPI represent? The total income earned by individual before taxes? नहीं, disposable personal income होता है after taxes, the tax deduct हो चुकी है, ठीक है। The income individuals have for consumption or save, this is true. टैक्स डिडक्ट करने के बाद एंड कंपलसरी पेमेंट डिडक्ट करने के बाद जो भी आपके पास पैसा फ्री है, तो आप जिसको फ्रीली कंज्यूम या सेव कर सकते हो, वही आपका डिस्पोजेबल इनकम होता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द टोटल सेविंग्स एक्यूमुलेटेड बाय इंडिविजुअल नहीं, द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट ये भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 47. What are the phases included in the circular flow of income? Production saving expenditure, प्रोडक्शन इनकम टैक्सेशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन या फिर इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। देखिए अगर हम एक सिंपल सर्कुलर फ्लो बनाएं तो देखिए इंडिविजुअल्स हो गए, ये फॉर्म्स हो गया, राइट। फॉर्म्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ना, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए फ्रॉम इंडिविजुअल्स, राइट। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में तो इंडिविजुअल्स नहीं देंगे, इसके बदले में ये लेंगे फैक्टर पेमेंट्स, है ना। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये प्रोडक्शन बना हुआ है या फिर जो भी ये इनकम इंडिविजुअल्स के पास आया है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, सो अगेन दिस पेमेंट दिस इनकम इंडिविजुअल विल यूज टू बाय दीज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये अपने इनकम को यहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड डिस्पोजिशन। Question number 48. Which of the following is not the limitation in the computation of national income? तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ limitations दिया हुआ है, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा limitation नहीं है। ऑप्शन ए, इशू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ये तो लिमिटेशन है क्योंकि कहीं कभार हम ट्रांसफर पेमेंट को मिस कर देते हैं, हम गलती से इंक्लूड कर देते हैं, विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। सो ये तो लिमिटेशन है। सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, अब देखिए ड्यूरेबल गुड्स हमें काफ़ी लंबे टाइम तक सर्विस देते हैं, राइट, लेकिन इनकी जो हम कैलकुलेशन है जीडीपी में वो एक ही बार करते हैं जब ये प्रोड्यूस होते हैं ना, सो ये भी लिमिटेशन है। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाँ देखिए नेशनल इनकम में हमें ये तो पता चलता है कि टोटल कितना इनकम आया है, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितने लोगों को कितना गया है, राइट, अमीर को कितना गया है, गरीब को, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल में कितना गया है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, है ना। तो ये भी लिमिटेशन है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, देखिए ये नेशनल इनकम कैलकुलेशन का लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो वो इम्प्रूवमेंट प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है एंड इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज नॉट द लिमिटेशन, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। Question number 49. Which method measures the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of a country over an accounting year by consolidating production of each industry less intermediate purchases from all other industries? तो घुमा फिरा के क्या कह रहा है कि हम ईच इंडस्ट्री का प्रोडक्शन या फाइनल प्रोडक्शन लेते हैं
और उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करते हैं, तो ये कौन सा मेथड है? इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड? द आंसर इज वैल्यू एडेड मेथड, राइट? फाइनल प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम लेस कर देंगे तो ईच स्टेज का वैल्यू एडेड हमें मिल जाएगा, है ना? तो यही वैल्यू एडेड कैलकुलेट करके वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 50. In the three-sector model of a closed economy, neglecting foreign trade, what are the three components of aggregate demand? Three-sector economy में aggregate demand में क्या क्या components होते हैं? Consumption, saving and investment, consumption, exports and government spending, ये exports है, ठीक है? Consumption, investment and government spending या consumption, import and export. देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले ऑप्शन तो गलत है क्योंकि फॉरेन ट्रेड को नेग्लेक्ट करने को बोला है, राइट? तो ऑप्शन बच गया ए एंड सी. तो देखिए थ्री सेक्टर मॉडल में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्लूड होता है थ्री सेक्टर में, राइट? थर्ड सेक्टर इज द गवर्नमेंट, है ना? सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. So guys, now before we move on, I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे ऑल टुगेदर 1700 से भी आपको ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे. तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है. यहाँ पे आपको टेस्ट देने हैं, इसके बाद आपको स्कोरिंग मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होगी कि क्या आपने इजी क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं या एक्चुअल में डिफिकल्ट क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, अपने पीयर्स के मुकाबले आप कहाँ खड़े हो, ठीक है? ये सारे एनालिसिस आपको मिलेगा. एंड यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, वो भी डिटेल में और इजी लैंग्वेज में, कि आपको सारे अपने मिस्टेक्स समझ आ जाएंगे. और अगर आपको नहीं भी आता है, आपको कोई एमसीक्यू में डाउट भी होता है, तो मैं भी अवेलेबल रहूँगी एज अ मेंटर आपके सारे डाउट सॉल्व करने में. सिर्फ मेरे ही एमसीक्यूज के नहीं, कोई इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज के क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई और टीचर के एमसीक्यू में डाउट है, तो वो भी सारे मैं आपको गाइड करूँगी, हेल्प करूँगी, सही आंसर आपको बताऊँगी. क्योंकि जो भी मेरे टेस्ट सीरीज लेंगे ना, उनका एक अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ठीक है? और वो ग्रुप में हम फ्रिक्वेंटली डिस्कस करते रहते हैं, जो भी बच्चों की डाउट्स होती है एमसीक्यूज में या कॉन्सेप्ट में भी, तो मैं वहाँ पे उनको अच्छे से गाइड करूँगी. और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ ₹250 में, ठीक है? अब ये जो आपके टेस्ट सीरीज है, इसमें सारे पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज क्वेश्चन भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो ये करने के बाद आपको कोई और सोर्स से करने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है. बस इतना कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम, और आप इसमें बहुत अच्छे एग्जाम में स्कोर ले आ सकते हैं. और मैं तो हूँ ही, मैं भी आपको गाइड करूँगी, ठीक है? ईच एंड एवरी स्टेप जहाँ पे आप अटकते हैं, तो एज अ मेंटर आप मेरे से हेल्प ले सकते हो. एंड देखो, इसका फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? चैप्टर 1 के एमसीक्यूज जो फर्स्ट टेस्ट है वो फ्री ट्रायल बेसिस में अवेलेबल है, तो ट्राई करके देखो, और अच्छा लगे तो CA सिंड्रेला क्लासेस ये वेबसाइट रहा, यहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो. एंड और भी आपको कोई टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग दिक्कत है तो आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ID दे दूँगी, तो वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इकोनॉमिक्स के भाषा में हमेशा अपने बच्चों को समझाती हूँ कि जो ये टेस्ट सीरीज का कॉस्ट है ना, इट इज़ वेरी मिनिमल. तो जो आपका कॉस्ट है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं, जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा एक टेस्ट सीरीज से, इट इज़ वे हायर देन योर कॉस्ट, ठीक है? आपका मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन योर कॉस्ट. तो एज अ रैशनल कंज्यूमर, एज अ रैशनल स्टूडेंट, आपको ये टेस्ट सीरीज ज़रूर लेनी चाहिए एंड इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. तो स्कोर हाई इन इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चे लेके बहुत अच्छा स्कोर भी लाए हैं. मेरे कई बच्चे 90+ एंड बहुत सारे बच्चे 80+ ले आ चुके हैं. तो फिर आप भी ये टेस्ट सीरीज लेके अपने प्रिपरेशन तेज कर सकते हो, ठीक है? एंड बस इतना ही. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 51. According to the Keynesian theory of income and employment, national income depends upon aggregate effective supply, aggregate effective saving, aggregate effective demand या फिर aggregate effective production. तो कीन्स क्या कहते हैं? नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द aggregate effective demand. Question number 52. Which of the following is not a correct formula to calculate net national product at market price? Option A, net national product, यहाँ पे equals to होना चाहिए, ठीक है? Equals to gross national product at market price minus depreciation. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए नेट को बस हमें ग्रॉस को बस हमें नेट में चेंज करना है, राइट? एंड ग्रॉस को नेट में चेंज करने का तरीका इज सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है? Option B, net national product at market price is equals to
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए यहाँ पे तो दोनों नेट है, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक, यहाँ पे नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए व्हाट डू वी डू, वी ऐड NFIA, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे ग्रॉस है एंड डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेट है एंड नेशनल है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए फर्स्ट वी ऐड NFIA एंड फिर ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए वी सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ भी नेट है, यहाँ भी नेट है, तो डेप्रिसिएशन क्यों सब्ट्रैक्ट करना जब नेट है। अगर ग्रॉस होता देन वी सब्ट्रैक्ट या ऐड डेप्रिसिएशन, है ना। ग्रॉस यहाँ पे होता तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे NFIA ऐड करना होता था। ठीक है, तो NFIA ऐड करना करेक्ट होगा, नॉट सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो इनकरेक्ट फॉर्मूला इज ऑप्शन डी। Question number 53. The state level estimates are typically prepared by the state income units of the respective states. Which organization is primarily responsible for this task? ठीक है, state level estimates कौन करता है? Directorates of Economics and Statistics DESS, Central Statistical Organization, Ministry of Finance या फिर RBI। देखिए स्टेट लेवल में डायरेक्टोरेट्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो DESS है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54. What will be the total income if the value of average propensity to consume APC is 0.45 and total consumption is rupees 900 crores? तो देखिए बहुत इजी है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं, इट इज बेसिकली योर टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम, है ना। तो टोटल कंजम्पशन हमें दिया हुआ है, एपीसी दिया हुआ है, टोटल इनकम हमें निकालनी है, राइट। सो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, टोटल कंजम्पशन बाय एपीसी, so that will be your 900 divided by APC is 0.45, so this will give us 2000 crores. So correct answer is option B. Question number 55. What will be the GDP at market price GDP MP on the basis of the following information? देखिए हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी दिया हुआ है, NFIA, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमें निकालना है GDP MP, GDP MP हमें निकालना है। दिया क्या है हमें, GNP MP। तो देखिए मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस दोनों में ही सेम है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, राइट। अब देखिए दोनों में ही यहाँ भी ग्रॉस है, यहाँ पे ग्रॉस है, तो डेप्रिसिएशन का भी हमें कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो नेशनल से हमें डोमेस्टिक में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट NFIA, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP क्या है 1100, ठीक है, माइनस NFIA कितना दिया हुआ है 200, so this will give us our answer, that is 900 crores. Question number 56. When there is fall in the levels of investment and employment, producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy. What is indicated by this situation? Peak, expansion, contraction या फिर draw and depression? देखिए इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में तो फॉल हो रही है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि डिमांड फॉल होगा, राइट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम, राइट। लेकिन प्रोड्यूसर्स ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और वो पहले जितना ही सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो सप्लाई तो ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आएगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 57. What is the term for the lowest point of economic activity in a business cycle where unemployment is high and production is at its lowest? Business cycle की lowest point को हम क्या कहते हैं, trough या फिर depression कहते हैं, right? Question number 58. Businesses whose fortune is closely linked to the rate of economic growth is referred to as
सिक्लिकल बिजनेस, सीजनल बिजनेस, स्टैटिक बिजनेस या फिर डायनेमिक बिजनेस। देखिए ऐसे बिजनेस को हम सिक्लिकल बिजनेस कहते हैं। सिक्लिकल बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो एक्सपेंशन के टाइम पे बहुत ग्रो करते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बिल्कुल ही डूब जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बिजनेस साइकिल का फेजेस है ना, तो उसी उससे लिंक्ड है ये बिजनेसेस की भी फॉर्च्यून, ठीक है। तो इसलिए हम उनको सिक्लिकल बिजनेस कहते हैं। Question number 59. During what time the production of weapons and arms, etc. increase and most of the resources of the country are diverted for their production? पोस्ट वार, प्री वार, वार या फिर पीस। देखिए ये वार के दौरान ऐसा होता है कि ज्यादातर रिसोर्सेज हम आर्म्स एंड वेपन्स बनाने में ही लगा देते हैं। पोस्ट वार तो वार खत्म हो गई तो आर्म्स बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, प्री वार में हम थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत बनाते हैं, लेकिन जब हम वार में घुसते हैं ना तभी हमें पता चलता है कि हमें कितनी जरूरत है, राइट। एंड उस हिसाब से ही हम अपना सारा जो रिसोर्स है वो डाइवर्ट कर देते हैं टू मेकिंग वार वेपन्स, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 60. In the recovery phase of business cycle, the process of reversal is initially felt in the कैपिटल मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, लेबर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट। देखिए सबसे पहले हम लेबर मार्केट में फील करते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा रिकवर करने लग जाएगा ना इकोनॉमी, तो लोगों को हायर करने लग जाएंगे फर्म्स, ठीक है। तो लेबर मार्केट में हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। Question number 61. Sarah is considering purchasing a used car from private seller named John. John claims that the car is in excellent condition and has never been in an accident. However, John is aware that the car had significant damage in the past due to an accident, but he has repaired it without disclosing the information to Sarah. Based on the case described, what concept of economics does this scenario illustrate? Moral hazard, lemon problems, market power या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए ये लेमन प्रॉब्लम्स बताता है क्योंकि मार्केट में जो सेकेंड हैंड कार अवेलेबल है वो ठीक कंडीशन में नहीं है, वो पहले एक्सीडेंट होके फिर उसको काम चलाऊ बनाया हुआ है, राइट। पहले उसका एक्सीडेंट हो चुका है तो डैमेज को ऐसे थोड़ा बहुत रिकवर करके काम चलाऊ बनाया हुआ है, तो वो एक लेमन को रिप्रेजेंट करता है, एक पुअर क्वालिटी सेकंड हैंड कार को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये बेचारी सारा को नहीं पता है तो वो खरीद रही है, क्योंकि जॉन उसे झूठ बोल के बेसिकली बेच रहा है, राइट। तो उसको ऐसे लेमन कार खरीदना पड़ रहा है बिकॉज मार्केट में ऐसे ही कार अवेलेबल है और वो बता नहीं पा रही कि कौन सा अच्छी क्वालिटी सेकंड हैंड कार है, कौन सा खराब क्वालिटी सेकंड हैंड कार है, राइट। सो दिस रिप्रेजेंट्स द लेमन्स प्रॉब्लम। अब कई लोगों को ये मोरल हैजर्ड भी इसका आंसर लगता है, बट नहीं है। देखिए मोरल हैजर्ड तब होता है जब ऑलरेडी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हो और उसके बाद जब आप ऐसी चीजें करते हो जिससे कि दूसरों की नुकसान होती है। अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है, क्या सेल्स हो चुका है? नहीं, ये तो सेल्स के आगे की सिचुएशन है, राइट। सेल्स होने के पहले की बात यहाँ पे हो रही है और ये सेकेंड हैंड कार की यहाँ पे स्पेसिफिकली जिक्र हो रही है। एंड लेमन प्रॉब्लम स्पेसिफिकली सेकेंड हैंड कार के मार्केट से ही शुरू हुआ था, राइट। इसी का एग्जाम्पल हमारी बुक में भी दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज लेमन्स प्रॉब्लम। Question number 62. If the primary deficit in a country are 3,500 crores, 2,500 crores, and the net interest liabilities of a, then what will be the fiscal? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। प्राइमरी डेफिसिट इज 2,500 करोड़, ठीक है, एंड नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज 3,500 करोड़। तो इस केस में फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? देखिए प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं? इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, है ना। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है 2,500, राइट, एंड फिस्कल डेफिसिट हमें निकालनी है एंड नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज आल्सो गिवन 3,500। सो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना हुआ? 2,500 प्लस 3,500, सो दिस विल गिव अस 24,000 crores, ठीक है। सो दिस इज आवर फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन डी। Question number 63. Which articles of the Indian Constitution contain specific provisions regarding the distribution of finances among states? Article 356 to 369, 248 to 257, 268 to 281 या 292 to 304. The answer is option C, Article 268 to 281. They contain specific provisions regarding distribution of finances among states. Question number 64. Richard Musgrave introduced a three-branch taxonomy describing the role of the government in a market economy. What are the three branches?
तो देखिए रिचर्ड मस्ग्रेव के 3 ब्रांचेस क्या क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, resource allocation, income redistribution, macroeconomic stabilization, production efficiency, income equality, fiscal sustainability, price regulation, employment generation, fiscal responsibility. देखिए 3 ब्रांच काफी easy है. It is allocation, redistribution and stabilization, right? So correct answer is option B. Question number 65. Under which Supreme Court verdict do the union and state legislature have equal, simultaneous and unique powers to make laws on goods and service tax (GST)? June 2020 verdict, July 2021 verdict, Feb 2020 verdict या फिर May 2022 verdict. देखिए this is given in May 2022 verdict. Question number 66. Under the institutional responsibility for public debt management, external debt is the responsibility of Reserve Bank of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs या फिर State Government. देखिए external state is the responsibility of Ministry of Finance, ठीक है. Ministry of Finance के अंदर ही Department of Economic Affairs है जो ये external debt को manage करती है. अब यहाँ पे स्पेसिफिक अगर इंस्टीट्यूशन हमें पूछा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वुड बी द करेक्ट आंसर. अगर डिपार्टमेंट पूछा होता तो हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते, ठीक है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. Question number 67. What action can be taken during inflation? Introduce subsidies and reduce tax rate, implement austerity measures and reduce government spending, levy new taxes and raise the rates of existing tax, या इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग एंड स्टिमुलेट डिमांड. देखिए इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड हाई होता है या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत हाई है, राइट. सो इन केसेस में इन्फ्लेशन आती है, मनी की वैल्यू कम होती है, राइट, एंड चीज़ों की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम टैक्स बड़ा डिक्रीज कर दे तब तो डिमांड और बढ़ेगी, है ना, लोगों के हाथ में और पैसा होगा तो और डिमांड बढ़ेगी. सो ये तो करेक्ट फॉर्मूला नहीं है. Implement austerity measures and reduce government spending. Yes, क्योंकि government spending अगर हम reduce करेंगे तो economy में money supply कम हो जाएगी. So this will help curb inflation. ठीक है, so ये correct है. Levy new taxes and raise the rate of existing tax. ये भी correct है क्योंकि ऐसा करने से लोगों के हाथ में disposable income कम होगा and demand will be less, right? So ये भी correct है. इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग एंड स्टिमुलेट डिमांड. देखिए यहाँ पे हमें स्टिमुलेट डिमांड तो करना ही नहीं, डिमांड को तो कम करना है, राइट. सो देखिए ए एंड डी तो इनकरेक्ट है ही, लेकिन बी एंड सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है. सो आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर भी बोथ बी एंड सी करके दिया हुआ है. सो यहाँ पे दोनों ही हम करेक्ट आंसर मानेंगे. क्वेश्चन नंबर 68. Which of the following are considered tools of fiscal policy? टैक्सेस, सब्सिडीज एंड टैरिफ. देखिए टैरिफ नहीं आता, ये इंटरनेशनल ट्रेड में आता है टैरिफ, ठीक है. फिस्कल पॉलिसी हम इसे नहीं कह सकते. सो इनकरेक्ट. टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड बजट, बिल्कुल ये सारे फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं. मॉनिटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, ये मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स है, ठीक है, नॉट फिस्कल पॉलिसी. एक्सचेंज रेट, कैपिटल कंट्रोल एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये भी अगेन दिस इज नॉट फिस्कल पॉलिसी टूल्स, ठीक है. तो फिस्कल पॉलिसी टूल्स हमारे हैं ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 69. द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू कंट्री ए फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, बोरोइंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट. What will be the primary deficit of country A? तो हमें क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालनी है. प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, राइट. तो देखिए फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 24,000, राइट, एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी भी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2,000. सो कितना आया हमारा प्राइमरी डेफिसिट, 22,000 करोड़, है ना. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 70. All revenue received, loans raised and all money received by the government in repayment of loans are credited to Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, Public Provident Fund of India या फिर पब्लिक अकाउंट. देखिए ये सारे पैसे हम कंसोलिडेटेड फंड में क्रेडिट करते हैं. कॉन्टिजेंसी फंड में तो सिर्फ जो कॉन्टिजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फंड होता है वो ये होता है. एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये तो पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट को पब्लिक को लौटाना है,
आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ भी आपने खर्चे का पैसा नहीं डाल सकता, तो सारे कहाँ पे डालेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Question number 71. In an economy, money supply M is 500 crores, velocity V is 5, total number of transaction T is 10,000. Calculate the average price level P in the economy. तो देखिए ये फिशर्स की इक्वेशन में बेस्ड है, राइट। तो इक्वेशन क्या कहता है, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, राइट। अब हमें एम वी एंड टी तो दिया हुआ है, पी निकालनी है, राइट। तो पी कैसे निकालेंगे, P will be mv divided by T, है ना। तो देखिए m मनी सप्लाई कितनी है हमारी 500 इंटू वेलोसिटी हमारी कितनी है 5 एंड ट्रांजैक्शन हमारी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज 10,000, राइट। सो दिस विल गिव अस 0.25 करोड़, राइट। एंड 0.25 करोड़ का मतलब क्या होता है 25 लाख, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 72. If the monetary base in an economy is 250 crores through an open market operation by the central bank and the money supply is 1000 crores, calculate money multiplier. देखिए बेस कितना था ₹250 था, लेकिन ये बेस के वजह से मनी सप्लाई कितना हुआ टोटल में 1000 करोड़ हुआ। तो देखिए 4 गुना यहाँ पे मनी इंक्रीज हुआ है, राइट। सो मल्टीप्लायर कितना है, सिंपली 4। कैसे निकाला, सिंपली 1000 डिवाइडेड बाय 250 करा, राइट। तो आंसर विल बी 4। Question number 73. If the reserve ratio R is 0.10 and there is an increase in the reserves by 1000, what will be the change in money supply? देखिए रिजर्व रेशियो दिया है तो हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो, 1 डिवाइडेड बाय 0.10 दैट इज 10, राइट। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लायर। अब देखिए बेस रिजर्व कितने से इंक्रीज हुआ है 1000 से, राइट। और हमें देखना है कि मनी सप्लाई कितने से इंक्रीज होता है। तो रिजर्व को सिंपली मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर लो तो हमें पता चल गया कि बाय हाउ मच मनी सप्लाई हैज इंक्रीज्ड बाय 10,000, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 74. Which of the following is not a function of money? Providing a common measure of value, ये तो function है। Acting as a medium exchange भी है। Serving as a unit of account भी है, लेकिन easily reproducible by people नहीं है। सिर्फ RBI ही बना सकता है, राइट। लोग थोड़ा ना पैसे छाप सकते हैं। So correct answer is option D. Question number 75. The concept of aversion of risk is propounded by जेम्स टॉबिन, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन मेनार्ड कीन्स या फिर एल्फ्रेड मार्शल। देखिए रिस्क अवर्शन का थ्योरी दिया हुआ है जेम्स टॉबिन ने। उन्होंने कहा है कि देखिए लोग ना हमेशा रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, राइट। तो जब वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं विच शुड कंसिस्ट ऑफ मनी एंड बॉन्ड, राइट। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कितना मनी होल्ड करना है कितना बॉन्ड होल्ड करना है, वो डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। और इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि उनकी रिस्क सबसे कम हो, राइट। जो लोग ज़्यादा रिस्क से डरते हैं ना वो बॉन्ड कम होल्ड करेंगे, लिक्विड मनी ज़्यादा होल्ड करेंगे, और जो रिस्क से नहीं डरते वो ज़्यादा बॉन्ड होल्ड करेंगे, लिक्विड मनी कम होल्ड करेंगे, ठीक है। सो दिस आइडिया वाज गिवन बाय जेम्स टॉबिन। Question number 76. What type of currency is issued by the central bank? Commodity money, digital money, fiat money या representative money? फियाट मनी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है, यानी कि जो पेपर मनी जो आज हम यूज करते हैं दैट इज ऑल फियाट मनी। इट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड या फिर सिल्वर, बट इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी एंड पीपल्स ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, और इसके वजह से वो कागज है लेकिन फिर भी एज अ मनी हम उसे यूज कर पाते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है फियाट मनी। Question number 77. Which of the following is the correct formula to calculate excess reserves? Excess reserves क्या होते हैं? Simply total reserves minus required reserves, right? Required reserves is which is mandated by the RBI, right? कि इतना तो रखना ही पड़ेगा। अब उसके अलावा भी आप कुछ और रिजर्व्स रखते हो अपने सहूलियत के लिए तो उसे ही हम excess reserves कहेंगे। So correct answer is option A. Question number 78. What does RBI publish every 6 months, providing explanation of the sources of inflation and forecast for the upcoming period of 6 to 18 months? Economic output report, financial stability report,
मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट या इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क? द आंसर इज मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जो एवरी 6 महीने में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, रिवर्स रेपो is linked to the repo rate in the following way. Reverse repo rate is equals to repo rate plus 1, reverse repo is repo rate minus 1, reverse repo repo into 0.1 या फिर repo into 0.01। देखिए रिवर्स रेपो जो है वो हमेशा रेपो से कम होनी चाहिए, सो रिवर्स रेपो विल बी रेपो रेट माइनस 1, ठीक है, ऑप्शन बी। Question number 80, real money refers to real national income, money demanded at a given rate of interest, nominal GDP divided by price level या nominal money adjusted to the price level। देखिए रियल मनी होता है नॉमिनल मनी विच इज adjusted to the price level, यानी कि जो इन्फ्लेशन है ना उसको adjust करके नॉमिनल मनी में adjust इन्फ्लेशन, राइट। सो उसके बाद जो मनी आता है उसे हम रियल मनी कहेंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 81. As of 1st February 2021, how many regional trade agreements (RTAs) were in force worldwide? 239, 339, 439 या फिर 539? The answer is 339 RTAs. Question number 82. Suppose the exchange rate between INR and Euro changes from 1 euro is equals to 80 INR to 1 euro is equals to 85 INR. What can be said about the change in the value of INR relative terms to the euro? INR has appreciated against euro, INR has depreciated against euro, euro has no effect against INR या euro has depreciated against INR। देखिए पहले 1 यूरो की वैल्यू कितनी थी? 80 INR, राइट। अब 1 यूरो की वैल्यू कितनी है? 85 INR। तो यूरो की वैल्यू पहले से क्या हुई है? इंक्रीज। पहले 80 था अब 85 हो गया, सो यूरो हैज इंक्रीज। तो यूरो इंक्रीज होने का मतलब INR हैज डिक्रीज या फिर डेप्रिसिएटेड, सो INR हैज डेप्रिसिएटेड अगेंस्ट द यूरो। Question number 83. What does the principle of absolute advantage refer to? The ability to produce greater quantity of goods using fewer resources, the ability to produce greater quantity of goods using the same amount of resources as competitors, the ability to produce lesser quantity of goods using the same amount of resources as competitors, या फिर ability to produce greater variety of goods than competitors। देखिए absolute advantage का मतलब है कि रिसोर्सेज अगर हमारे पास सेम, इफ यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन एक कंट्री ज्यादा बना पा रहा है दूसरा कम, यूजिंग द सेम रिसोर्सेज, तो जो कंट्री ज्यादा बना पा रहा है उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 84. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) is a trade agreement signed between United States of America and Canada, United States of America, Canada and Mexico, United States of America and Mexico या Canada and Mexico। देखिए NAFTA में 3 कंट्रीज है, दे आर यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड मेक्सिको, तीनों ही के बीच में ये अग्रीमेंट है, ठीक है। Question number 85. What does TRIPS stand for? Trade-related agreements on investment policies, trade-related aspects of intellectual property rights, transnational regulations for international product standards, trade regulations for international patent system। देखिए ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है trade related aspects of intellectual property rights। Question number 86. What term is used for the rate between currencies Y and Z which is derived from the given rate of another set of two pair of currencies, say X and Y या फिर X and Z? बिड रेट, स्पॉट रेट, आस्क रेट या क्रॉस रेट। देखिए अगर Y एंड Z के बीच में ना एग्जैक्टली कोई एक्सचेंज रेट ना हो और इनकी एक्सचेंज रेट हमें कोई अदर करेंसी यूज करके डिराइव करनी पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पे हम X की यूज कर रहे हैं विच इज अ थर्ड कंट्री करेंसी, राइट, तो ऐसे रेट को हम कहते हैं क्रॉस रेट। Question number 87. What is the main difference between foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI)? FDI creates physical assets while FPI involves financial assets. True. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें फिजिकल एसेट्स क्रिएट होती है, लाइक यू स्टैब्लिश योर फैक्ट्री, ब्रांच एक्सेट्रा, लेकिन एफपीआई में हम किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो ओनली फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। FDI involves financial assets while FPI creates physical assets. False, बिल्कुल उल्टा हो गया। Both FDI and FPI create physical assets. Both FDI and
दोनों फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वॉल्व नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। Question number 88. Foreign corporations invest in India to benefit from the country's particular investment privileges such as tax breaks and comparatively lower salaries. This type of investment is an example of foreign portfolio investment, joint venture, foreign direct investment या फिर strategic alliance। देखिए यहाँ पे corporations क्या सोच रहे हैं कि उनको टैक्स में छूट मिलेगी, उनको अपने एम्प्लॉय को कम सैलरी देना पड़ेगा, यानी कि ये यहाँ पे एक ब्रांच, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, राइट। तभी तो ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट आएगा और उसमें टैक्स ब्रेक मिलेगा, मैं इम्प्लॉय करूंगा लोगों को और मुझे लोअर सैलरी देना पड़ेगा। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले ही सोचते हैं ना। अगर आप एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो आप तो किसी कंपनी के शेयर में डाल रहे होते, आप तो उस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज वो सोचेंगे। आप खुद ही इम्प्लॉय हायर करके, इम्प्लॉइज रख के सैलरी कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये थोड़ा ना सोचोगे, राइट। ये तो आप सिर्फ एफडीआई में ही सोचोगे, है ना। सो करेक्ट आंसर वुड बी एफडीआई। Question number 89. A tariff which a WTO member binds itself with a legal commitment not to raise tariff rate above a certain level is known as applied tariff, bound tariff, specific tariff या फिर most favored nation tariff। देखिए ये टैरिफ को हम कहते हैं बाउंड टैरिफ। आप बाउंड हो विद इन अ सर्टेन रेट, ठीक है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। Question number 90. Which of the following is covered under technical barriers to trade TBT? Only food products, only non-food traded products, only technical standard products या फिर both food and non-food traded products। देखिए टेक्निकल बैरियर्स में दोनों ही फूड एंड नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स आ सकती है। Question number 91. Transportation and storage, real estate service, public administration and education are activities in India which are covered by primary sector, secondary sector, tertiary sector या फिर private sector। देखिए ये सारे सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक्टिविटीज है। ट्रांसपोर्ट सर्विस, स्टोरेज सर्विस, रियल एस्टेट सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट जनता को सर्विस प्रोवाइड करे, एजुकेशन में भी टीचर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विस, तो ये सारे टर्शरी सेक्टर के एक्टिविटीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92. Which of the following is a feature of green revolution? Grow more crops by redistributing land to landless people। नहीं, ये तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आते हैं। Use of soil friendly green manure to preserve fertility, diversification of horticulture या use of high yield varieties of seeds and scientific cultivation। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यही किया था कि ऐसे सीड्स यूज करो विच विल गिव यू हाई यील्ड, राइट, एंड कुछ साइंटिफिक तरीके से हम एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 93. On which date was the new industrial policy announced by the government of India? 15th August 1947, 24th July 1991, 26th January 1950 या फिर 5th September 1992। देखिए द आंसर इज 24th जुलाई 1991। जो एलपीजी रिफॉर्म आया था ना 1990-1991 में, ठीक है, तो इसी के बाद ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 94. On which date was the apex policy-making body, the Planning Commission, replaced by the National Institution for Transforming India, नीति आयोग? तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया, एट विच डेट? 1st April 2015, 1st July 2015, 1st January 2015 या 1st July 2016? The answer is 1st January 2015। इस डेट में रिप्लेस किया था। Question number 95. Which government scheme supports and promotes organic farming as well as improvement of soil health? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। देखिए ये तो रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी करने के लिए है, नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग या सॉइल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ऑन क्रॉप्स। एंड परंपरागत कृषि विकास योजना। देखिए दिस इज द करेक्ट आंसर। परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल, राइट।
एंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ये भी हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। पहले सारी फार्मिंग ऑर्गेनिक ही होती थी, राइट। हम रियल मन्योर डालते थे, ऐसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालते थे, राइट। ऑर्गेनिक मन्योर्स डाल के ऐसे करके हम सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते थे। एंड जो भी साग सब्जी होती थी हमारी, सब ऑर्गेनिक होती थी। तो बैक टू यही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हमारे परंपरा से आ रही है, तो उसी पे जब हम जा रहे हैं तो उसको हम परंपरागत कृषि विकास योजना कहते हैं, ठीक है। So correct option is option D. Question number 96. Which initiative aims at the empowerment of micro, small and medium enterprises MSMEs? उद्यमी भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया? द आंसर इज उद्यमी इंडिया। उद्यम का मतलब ही इंटरप्राइज होता है, ठीक है। सो आंसर इज उद्यमी। Question number 97. The India Development Update IDU report published in November 2022 is published by United Nations Development Program, International Monetary Fund, World Bank या Asian Development Bank? देखिए IDU report publish करता है World Bank, option C. Question number 98. What is the full form of DPIIT? Department for Promotion of Industry and International Trade, Department for Promotion of Industrial and Internal Trade, Directorate for Promotion of Industry and Internal Trade, या Department for Promotion of Industry and Internal Trade? The answer is option D, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Question number 99. Which of the following is not the aim of methanol economy program? A. Converting coal reserves and municipal solid waste into methanol. ये तो है. Reducing greenhouse GHG emissions. ये भी correct है. Reducing India's oil import भी, हाँ हम खुद बनाना चाहते हैं और ज़्यादा oil import नहीं करना चाहते, ठीक है. So this is also correct. Converting industrial waste into methanol, ये गवर्नमेंट का एम नहीं है. गवर्नमेंट बेसिकली कोल रिजर्व्स एंड म्यूनिसिपल वेस्ट से ही मिथानॉल बनाने का एम रखता है, नॉट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है. सो दिस इज नॉट द एम ऑफ मिथानॉल एनर्जी प्रोग्राम. Question number 100. Which of the following statement is true in relation to the object of the National Data and Analytics Program NDAP? To ensure data security, to facilitate and improve access to Indian government data, to convert all government data into electronic form, या to formulate a national cyber security law? देखिए यहाँ पे मकसद होता है to facilitate and improve access, गवर्नमेंट के डेटा जो है वो लोगों को जल्द एक्सेस हो जाए, तुरंत जब उनको जरूरी हो तब एक्सेस हो जाए, ठीक है. तो इम्प्रूव एक्सेस ये प्लेटफॉर्म लाया गया है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको सारे MCQ समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट. आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं एंड मैं अपने फुर्सत के टाइम पे डाउट को रिप्लाई करती हूँ. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज वी विल बी बैक विथ मोर वीडियोस सून. तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.